दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका, बहुत नमस्कार आप सभी को राजपाल एंड सन्स के इस फेसबुक पेज पर। बहुत स्वागत है आपका, बहुत नमस्कार आप सभी को। आप सभी साथी हमारे जो नियमित रूप से इस आयोजन में जुड़ते हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं और उन नए लोगों का भी स्वागत करता हूं जो आज पहली बार हमारे इस लाइव प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर हफ्ते रविवार के दिन इसी समय हम आपसे जुड़ते हैं राजपाल एंड सन्स के फेसबुक पेज पर अपनी उस महत्वपूर्ण श्रृंखला में जिसका नाम है मेरे लेखक मेरे सवाल। हिंदी, उर्दू के लेखक, कभी-कभी बांग्ला और अंग्रेजी के लेखक भी इस श्रृंखला में आए हैं। कई बार ऐसे लेखक भी जो रचनात्मक लेखन से जिनका वास्ता नहीं है, यानी कि जिन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास नहीं लिखा है, ऐसे लेखक भी इस श्रृंखला में आए जो इतिहासकार हैं, समाज वैज्ञानिक हैं या इस वैचारिक लेखन करते हैं। लेकिन ज्यादातर इस श्रृंखला में हमारे साथ रहे हैं हमारे रचनात्मक लेखक यानी रचनाकार, कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और आलोचक। और हमें खुशी है कि आज इस श्रृंखला में हमारे साथ हिंदी के एक ऐसे विलक्षण लेखक हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने बहुत कम लिखकर भी एक विशेष पहचान हिंदी में अपनी बनाई है। 80 के दशक के आखिर में उन्होंने अपना काम कहानियों से शुरू किया और पिछले लगभग 35 वर्षों में वे कहानियां लिखते रहे। आप सोचें कि 35 वर्षों में यदि कोई लेखक कहानियां लिखे तो ढेर सारी कहानियां उसके पास होंगी, लेकिन आज हमारे साथ जो हमारे प्रिय कथाकार, कहानीकार और उपन्यासकार हैं, श्री मनोज रूपड़ा, उन्होंने बहुत कम कहानियां इस अवधि में लिखी। लेकिन जो भी कहानियां उन्होंने लिखी, वे बहुत ही शिल्प की दृष्टि से, कला की दृष्टि से, कथ्य की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से और पाठकों पर पड़ने वाले प्रभाव की दृष्टि से बहुत गहरी रहीं और उन्होंने बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। मैं आज आप सभी की ओर से स्वागत करता हूं हिंदी के महत्वपूर्ण कहानीकार, उपन्यासकार और जिन्होंने अपने कला संबंधी लेखन से भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, श्री मनोज रूपड़ा का। बहुत-बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, गुड इवनिंग, सब दोस्तों को सलाम। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमारे लिए ये वक्त निकाला और हम सबसे बातचीत करने का, और खास तौर पर हमारे जो श्रोता दर्शक आज हमारे इस आयोजन से जुड़े हुए हैं, उनके सवालों के जवाब देने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए। जैसा कि हमने एक रवायत इस आयोजन की डाल रखी है कि हम शुरू में अपने लेखक का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैं मनोज रूपड़ा जी का एक संक्षिप्त परिचय आप सबके बीच पढ़ देना चाहता हूं। मनोज रूपड़ा जी का जन्म 16 दिसंबर 1963 को वर्तमान छत्तीसगढ़ और उस जमाने में मध्य प्रदेश हुआ करता था, मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले में, दुर्ग जगह नहीं, में हुआ। दरअसल जन्म जो है ना वो गुजरात में हुआ। जी। गुजरात के जैतपुर गांव में हुआ, लेकिन परवरिश जो हुई वो छत्तीसगढ़ में हुई। यानी जी, प्राथमिक स्कूल से जो शुरुआत हुई पढ़ाई की वो छत्तीसगढ़ से हुई। तो चलिए मैंने ये जो आपका बायोडाटा इकट्ठा किया था उसमें हमेशा के लिए एक भूल सुधार हो गया कि आपका जन्म गुजरात में हुआ और हाँ, आपने अपना बचपन छत्तीसगढ़ में, दुर्ग में बिताया। अ, इतने वर्षों में, जैसा मैंने शुरू में कहा कि 35 साल के लगभग हो गया मनोज जी को कहानी और उपन्यास लिखते हुए, और बहुत कम किताबें, कम कहानियां आई, पर जो आई हैं उनके नाम मैं आप सबके बीच पढ़ देता हूं। दफन तथा अन्य कहानियां, साज नासाज, टावर ऑफ साइलेंस, आमाज गाह,
ये 4 कहानी संग्रह हैं, 2 उपन्यास प्रति संसार और काले अध्याय, और निबंधों की एक पुस्तक कला का आस्वाद। मनोज जी को बहुत सारे सम्मान मिले हैं। इंदु शर्मा कथा पुरस्कार, वनमाली कथा सम्मान, पिछले दिनों पाखी पत्रिका का सृजन सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ। वे इन दिनों नागपुर में रहते हैं और अपना निजी कारोबार करते हैं। तो मैं फिर उनका स्वागत करते हुए आज श्रोताओं दर्शकों के सवालों की ओर आप सबको लिए चलता हूं। और हमारे जो श्रोता जिन्होंने सवाल पूछे हैं, तरह तरह के सवाल पूछे हैं, आज पहली बार ये हुआ है कि इस जगह पर कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जो शायद इसे सामान्य ज्ञान जैसी कोई बातचीत समझकर उस तरह के सवाल भी उन्होंने पूछे हैं। जैसे कि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में उन्होंने कुछ पूछने की कोशिश की है। मैं सबसे पहले उन सभी अपने दर्शकों से बहुत विनम्र क्षमा मांगता हूं कि हमारा ये जो स्तंभ है, ये लेखक से उसके निजी कामकाज, उसके विचारों, उसके सामाजिक क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है। आप उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जो वस्तुनिष्ठ किस्म के सवाल हैं कि मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ और जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन सी कहानियां लिखी, इस तरह के सवाल हम इस श्रृंखला में शामिल नहीं करते हैं। तो ऐसे सभी दर्शकों के साथ क्षमा प्रार्थी होते हुए मैं सबसे पहला आज का सवाल लेता हूं, जो जैसा कि आमतौर पर रवायत है कि हम निजी जीवन से शुरू करते हैं। ये सवाल आशीष राय ने पूछा है और उन्होंने लिखा है कि अपने निजी जीवन के बारे में बताएं, आजीविका, अध्ययन और किन लेखकों से प्रभावित रहे। आशीष जी, निजी जीवन तो उस तरह का रहा कि जिस तरह का पहले जो एक शुरुआत होती है किसी लेखक की, तो वैसी कोई सिस्टमेटिक शुरुआत नहीं थी। और चूंकि पढ़ाई लिखाई ही सिस्टमेटिक नहीं थी, तो लेखन में आना एक इत्तेफाक था। और वो संयोग जो जीवन में होते हैं, उसके कारण भी कई बार जीवन बदलता है। तो शुरुआत कुछ उस तरह से हुई कि मैं स्कूल तो काफी पहले छोड़ चुका था मैंने। फिर उसके बाद उस शहर में हमारे एक क्षितिज रंग शिविर नाम की एक नाट्य संस्था थी, उसने एक वर्कशॉप लगाया था। और उस वर्कशॉप में यूं ही घूमते टहलते चले गया, तो वहाँ एक निर्देशक थे, उससे बातचीत होती थी। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम कहाँ तक पढ़े हो? तो मैंने कहा मैंने बहुत पहले स्कूल छोड़ दी। तो उन्होंने कहा ठीक है, स्कूल छोड़ दी तो स्कूल से बाहर जो पाठशाला है वो ज्यादा बड़ी है। वो स्कूल में तो फिर भी एक लिमिट होती है पाठ्यक्रम की, और स्कूल से बाहर एक बड़ा पाठ्यक्रम है। और उन्होंने मुझे लाइब्रेरी से जोड़ा, पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। फिर मेरा जो निजी व्यवसाय था वो शुरू से, चूंकि मैं हलवाई खानदान से रिश्ता रखता हूँ और हमारा पारंपरिक पेशा है वो, पीढ़ियों से हमारे खानदान में किसी ने दूसरा कोई काम नहीं किया। हम मिठाई और नमकीन बनाने वाले लोग थे, और वही पैसा अभी भी मेरा चल रहा है। अब ये है कि थोड़ा सा उसको मैंने और ज्यादा आधुनिक रूप दिया है। पहले मैं एक नमकीन की छोटी सी मिठाई की दुकान चलाता था। अब नागपुर में बाकायदा एक बड़ी फैक्ट्री है नमकीन की। तो उस दौरान जब सुबह 10 बजे के आसपास वर्कशॉप मेरा शुरू होता है, उससे पहले 8 से 10 का समय मैंने अपने लिए रखा है। वो मेरा बिल्कुल निजी समय है। उस समय मेरा जो भी पढ़ना लिखना है वो 2 घंटे में हो जाता है बस। ये मतलब पूरी दिनचर्या है, और इसी में लिखना और व्यवसाय करना दोनों शामिल है। मुझे लगता है कि अब आशीष राय का जो सवाल था वो थोड़ा ज्यादा विस्तृत है। अच्छा। बहुत संक्षेप में तो आपने लगभग एक अपने जीवन के बारे में एक रूपरेखा हम सबको बताई ही, लेकिन निजी जीवन से थोड़ा सा बाहर निकलकर एक रचनाकार की निजता की तरफ जाएं, तो जैसे कि मैं इस सवाल को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए, इसको विस्तारित करते हुए मैं ये पूछना चाहूंगा, इसमें जोड़ना चाहूंगा कि सबसे पहले शुरुआत में आपको कब ये लगा कि आप कहानियां लिखेंगे या कथा की तरफ जाएंगे? क्योंकि जैसा आपने कहा कि आप
एक नाट्य संस्था से शुरुआत में जुड़े। जी, हम जी, सब जो लोग निजी तौर पर आपसे परिचित हैं, वो जी, जी, थोड़ी बहुत इन सब चीज़ों से परिचित हैं कि ये सिलसिला हाँ। कैसे कर और क्यों कर शुरू हुआ। तो पहली बार आपको कब लगा कि आप एक लेखक होंगे या आपका लेखन की तरफ रुझान हुआ? पहली कहानी आपने हाँ, कब लिखी, कैसे लिखी? जी, या जी, शुरुआत की जो कहानियाँ थीं, उनका आपका क्या अनुभव था? कौन हुँ, से लोग थे जिन्होंने आपको कहानी लेखन में की तरफ धकेला, या आप एक तरह से आप उसको मॉडिफ़ाई किया, हुँ, उसको बेहतर दिशा में जाने के लिए प्रेरित किया? मैं जी, आशीष के इस सवाल से अपना एक सवाल जोड़ते हुए, जी, ताकि बातचीत को हम थोड़ा घेरा बढ़ा सकें। जी। हुँ। दरअसल अपनी एक लंबी बातचीत में मैंने ये सारी बातें कही थी, जो अभी आपके प्रश्न हैं, लगभग वही प्रश्न उस बातचीत में भी थे। तो वो अब सिर्फ़ दोहराने जैसा ही होगा, पर चूँकि बहुत से लोगों ने वो बातचीत पढ़ी नहीं है, तो वही सब कुछ फिर से दोहरा देता हूँ कि वही निर्देशक नाटक के जो जिस नाटक शिविर में मैं गया था, जो मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे और बाकायदा पूछते थे कि आज क्या पढ़ा? फिर एक बार उन्होंने कहा कि अगर तुम अखबार पढ़ते हो, तो उसका एडिटोरियल पढ़ते हो कि नहीं? अखबार का जो संपादकीय है, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो जो खबरें होती है, एक तरफ होती है, उसके बाद संपादक पूरी जो घटनाक्रम है या पूरी जो हमारी राजनैतिक सामाजिक जो स्थितियाँ हैं, उसको कैसे देखता है, उससे एक अलग समझ बनती है। तो वो हर बार पूछते थे कि मैंने क्या पढ़ा? और मैं बताता था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम कुछ लिखाओ लिखो। मैंने कहा मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है। तो उन्होंने कहा आस-पास जो कुछ भी दिखता है तुम्हारे आस-पास का कोई भी छोटा-सा कोई भी एक घटना का क्रम, उसको एक पैराग्राफ में लिख कर लाओ। तो मैंने एक छोटी-सी घटना उस समय जो हुई थी उसको देखा, लिखा और उसको देशबंधु में भेजा। देशबंधु में उस समय एक बहुत खूबसूरत कॉलम चलता था संपादक के नाम पत्र। तो मेरे जैसे जो नौसिखिए होते थे जिनको लिखना नहीं आता था, वो 1-2 वाक्य लिख करके संपादक के नाम पत्र भेजते थे। उसमें एक पहली जो चिट्ठी छपी, तो मैं बहुत खुश हो गया कि मतलब मेरे लेखक की जो शुरुआत हुई वो वहाँ से हुई। वो छोटा-सा कोई नाली का मेरे मोहल्ले का मामला था जिसमें नाली चौक हो गई थी और नगर पालिका के लोग उसको साफ करने नहीं आ रहे थे। तो लगभग एक शिकायत जैसा पत्र था वो और वहाँ से लिखने की शुरुआत हुई। उसके बाद फिर ये हुआ कि एक जो अंदर थोड़ी-सी जो कुलबुलाहट शुरू हुई लिखने की, तो मैंने 2-3 पैराग्राफ और बड़े-बड़े पैराग्राफ लिख करके भेजे उसमें। तो उसमें एक पत्र ऐसा था जिसमें थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ़ पत्र नहीं है, इसमें थोड़ा-सा कोई किस्सा जुड़ा हुआ है। तो वही राम हृदय तिवारी नाम है उनका जो निर्देशक हमारे नाटक के थे। उन्होंने वो पत्र पढ़ने के बाद कहा यार तुम्हारे अंदर तो कहानी के गुण हैं, तुमको कहानी लिखनी चाहिए। अब वो कोई हौसला बढ़ाने वाला हो तो फिर हम तो पहले ही फूल बैठते हैं। तो फिर एक कहानी लिखी और वो मैं जहाँ तक मुझे याद है कि रायपुर में एक स्ट्रीट वो एरिया है, रेड लाइट एरिया रायपुर में, उसको बाबूलाल गली के नाम से जाना जाता था। तो उस बाबूलाल गली के ऊपर मैंने एक कहानी लिखी, सबसे पहले जो कहानी लिखी थी और वो देशबंधु में छपी। और उसके बाद फिर एक और कहानी मेरे अपने दुकान के ठीक बाजू में एक मुस्लिम परिवार था और उसके यहाँ सुन्नत की रस्म हुई। वो मैंने मतलब बड़ा अजीब तरह का माहौल देखा और मैंने सोचा कि ये तो कहीं किसी ने लिखा ही नहीं इसके ऊपर कोई कहानी, कि ये सुन्नत जो होती है उसका क्या-क्या सामाजिक कारण होता है और उसके उस अगर अगर उस परंपरा के हालाँकि बहुत विस्तार में ना भी गए तो वो कुल मिलाकर के सामाजिक रूप से उसमें जो एक जमावड़ा होता है और उसमें एक पिता था जो उस समय उस रस्म को पूरा करने के लिए जो खर्च उठाना था वो उठा नहीं पा रहा था और कहीं से कर्ज लेकर के वो उस कार्यक्रम को निपटाता है और दूसरे दिन शहर छोड़कर चले जाता है। तो ये एक दूसरी कहानी थी और इस तरह से फिर धीरे-धीरे सिलसिला बढ़ता गया। तो वहीं से मतलब शुरुआत हुई और उसके आगे का फिर और बहुत सारा विस्तार है पर कितनी चीज़ें बताएँ। शुरुआत ठीक। तो यहाँ से हुई बस। फिर जी। किससे-किससे प्रभावित हुआ ये तो ऐसा है कि मैं पढ़ता गया
और मेरे पास दुकान में रद्दी आती थी बहुत। मेरी पढ़ाई की जो शुरुआत असली हुई कि हमारे दुकान में जो रद्दी आती थी, उसमें अखबार आता था, तो वो अखबार को क्या है 4 टुकड़े फाड़ने पड़ते थे। अगर नमकीन की पुड़िया बनानी है या मिठाई देनी है, उस ज़माने में तो पॉलीथीन की थैलियाँ थी नहीं, तो हम लोग पुड़िया बनाते थे मिठाई के और नमकीन के। तो अखबार की जब रद्दी लेते तो उसको 4 टुकड़े करने पड़ते थे। जब पत्रिकाएँ आनी शुरू हुई रद्दी में, सारिका आती थी, धर्मयुग आती थी, तो सारिका का जो एक पेज होता था ना, वो 50 ग्राम की नमकीन की पुड़िया बनाने के लिए बहुत बेहतर होता था, उसका जो साइज़ था वो। धर्मयुग का जो साइज़ था उसमें 250 ग्राम भी नमकीन आराम से अपन पैक कर सकते थे। तो ये जो पत्रिकाएँ जब आने लग गई रद्दी में, उसने मेरा पढ़ना खूब बढ़ाया, क्योंकि दुकान में जो मेरी ड्यूटी होती थी उसके 2 टाइम होते थे। आधे दिन मैं भट्ठी में काम करता था मिठाई बनाने का और आधे दिन गल्ले पर बैठता था। तो गल्ले में मेरी जो ड्यूटी लगती थी काउंटर में, उसमें दोपहर का वक़्त होता था और ग्राहक बिल्कुल नहीं होते थे। उस समय मैं पढ़ता था, सारी पत्रिकाएँ मैंने उस समय धर्मयुग में जितनी भी कहानियाँ प्रियंवद को, धीरेन्द्र अस्थाना को, निर्मल जी को, कई ऐसे लेखकों को मैंने पहले जो है ना, रद्दी में आई हुई पत्रिका में ही पढ़ा और वहीं से मतलब पढ़ने का एक सिलसिला मेरा बढ़ता गया। ये शुरुआत थी पढ़ने की। मुझे लगता है कि ये सभी अनुभव बहुत महत्वपूर्ण हैं और विशिष्ट भी हैं। अ, ये भी शायद दुनिया की किसी भाषा में ये बातचीत शायद अपने तरह की इकलौती बातचीत है कि जो पत्रिकाएँ हैं या अखबार हैं वो मिठाई या नमकीन बाँटने के उसका साइज़ किस काम का होता है या हो सकता है। ये एक दिलचस्प बातचीत है जो बाद आपने में कही। ये भी हो गया आशीष जी, जी। कि जब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गया और पिताजी को ये समझ में आने लगे कि इसका तो ध्यान अब भटक रहा है, तो जितनी पत्रिकाएँ थी उठा के उन्होंने भट्ठी में झोंक दी। उसमें कई अच्छे-अच्छे लेखक बेचारे मर गए। फिर से अखबार मंगाना शुरू कर दिया। जी, जी, जी। तो ये भी होता है। बिल्कुल, मेरी बिल्कुल। पढ़ाई-लिखाई के मेरा परिवार बहुत खिलाफ था, क्योंकि हमारा जो पारंपरिक परिवार था ना, उसमें मिठाई बनाना सीख गया और उसका जो हुनर जिसमें आ गया वो कामयाब है। बाकी ये सब पढ़ाई-लिखाई हमारे साथ तो ये दिक्कत है हमारे परिवार में कि अगर कोई ज़्यादा पढ़ लिया, मान लो मैंने अगर पढ़ाई ज़्यादा कर ली तो मुझे लड़की मिलना मुश्किल हो जाए, ऐसी सामाजिक स्थिति थी। क्योंकि लड़की देखने वाले जब आते थे, ये पूछते थे इसको क्या-क्या बनाना आता है? मैसूर पाक बनाना आता है, गुलाब जामुन बनाना आता है, जलेबी बनाना आता है, तब तो ठीक है। कितना पढ़ा लिखा है ये तो कोई पूछता ही नहीं। वो पारिवारिक स्थितियाँ जो थी ना, उसमें पढ़ाई-लिखाई के तो सख्त खिलाफ थे सब। कई बार किताबें उठा के झोंक दी गई भट्ठी में, लेकिन कोई उसी में मज़ा भी आता था। अगर कोई प्रतिरोध ना हो, कोई अगर उस तरह का दबाव ना हो किसी तरह के, तो फिर उसमें क्या मज़ा है जीवन का? जी, बिल्कुल। अ, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में यानी लिटरेरी लाइफ़ के बारे में बताया। और जैसा कि हम सब लोग जो आपसे निजी तौर पर परिचित हैं और थोड़ा बहुत इन सब बातों को अपने अनुभव से या आपसे बातचीत के माध्यम से जानते हैं, हम ये जानते हैं कि वो जो ज़माना था 85 से 95 या 2000 का जो ज़माना था, वो हिंदी में थोड़ा भिन्न ज़माना था, आज से एक अलग तरह का ज़माना था। लेखक हुँ, संगठन बहुत सक्रिय थे, पत्रिकाएँ, छोटी पत्रिकाएँ बहुत ज़्यादा निकल रही थीं, छोटे-छोटे शहरों से निकल रही थीं। तो लेखक संगठन और लघु पत्रिकाएँ नए लेखकों को गोलबंद करने, उन्हें उत्साहित करने, उनके भीतर साहित्यिक संस्कार जगाने में उनकी बड़ी भूमिका हुआ करती थी। ये बहुत दिलचस्प है कि हमारे पास जो सवाल हैं, उनमें से एक सवाल लेखक संगठन पर भी है, तो मैं उसी से इस बात को कनेक्ट करता हूँ कि आप अपने अनुभवों से वो जो ज़माना है 85 से 95 या 2000 का, उससे जो शुरुआती दिन हैं आपके और आज जो परिस्थिति है, उससे जोड़ते हुए आप इसका जवाब दे सकते हैं। चित्तौड़गढ़ का एक लेखक संगठन है संभावना। उन्होंने ये सवाल हमें भेजा है। वे पूछते हैं, क्या लेखक संगठनों की उपयोगिता बची हुई है? छोटे शहरों में कैसे काम किया जाए? आपके पास इसका कोई अनुभव है तो बताएँ। लेखक संगठनों की उपयोगिता तो अब और ज़्यादा बढ़ गई है। अभी मतलब हमारे यहाँ पहले उस तरह की जो सक्रियताएँ थी संगठनों की, वो हालाँकि सक्रियताएँ कम हुई है,
लेकिन उसके सक्रिय होने की जरूरत अब ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि नई पीढ़ी जो तैयार होती है, अब उसके पास अगर उस तरह से कोई सामने पहले से कोई दिशा निर्देश करने वाला ना हो। जैसे मैं जब छोटा मोटा जब लिखना शुरू कर दिया, और उस समय अगर प्रगतिशील लेखक संघ से अगर मैं नहीं जुड़ा होता, और बहुत सारे ऐसे प्रभावशाली लेखक जो संगठन में थे, उनसे अगर नहीं जुड़ा होता, तो बहुत साफ तरीके से कोई एक रास्ता मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि व्यक्तिगत प्रतिभा एक अलग चीज होती है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि संगठन से ही कोई आदमी अपनी प्रतिभा को निखारता है, लेकिन संगठन से जुड़ने से बहुत सारी चीजों में आपकी दृष्टि साफ हो जाती है। कई बार ये होता है कि संगठन के एजेंडे के कारण हो सकता है आपकी दृष्टि थोड़ी सी एक दायरे में भी मंद जाए, लेकिन उसके अलावा एक बड़ा जो संगठन जो जोड़ता है ना, उसके बड़े विजन होते हैं, उसका हमेशा एक बड़ा विजन होता है, तो आप एक बड़े विजन से पहले जोड़ते हैं। तो मैं मेरे में जो पहला जो जुड़ा हुआ प्रगति लेखक संघ से, और उसके बाद मैंने जो मतलब जिन कार्यक्रमों में मैं गया और वहां जाकर के जो चीजें मैंने सीखी, तो उस दौरान तो इतनी मेहनत से एक एक इकाइयां थी हर शहर में। हर शहर में प्रगतिशील लेखक संघ की एक इकाई थी, और लगभग हर हफ्ते या 15 दिन में कोई ना कोई एक छोटी मोटी गोष्ठी होती थी। तो ये जो छोटी मोटी जो गोष्ठियां है ना, वो कितना रास्ता देती है लिखने पढ़ने वालों को। बाकायदा हर महीने किसी एक किताब पर चर्चा होती थी, और आपको अपनी जो भी आप समझते हैं, जितना भी आपने समझा है, उस किताब पर अपनी छोटी मोटी एक राय तो देनी ही होती थी। तो वहां आप ये तो सीखते हैं ना कि आपने जो पढ़ा तो उसको कैसे समझा, और आपको अभिव्यक्ति के लिए एक माध्यम है, तो आप बता पाओगे कि भाई मैंने जो पढ़ा उसको मैं किस रूप से समझ रहा हूँ। तो गोष्ठी का ये बड़ा महत्व होता है। तो संगठन होंगे तो गोष्ठियां होंगी, और जितनी तेजी से छोटे शहरों की गोष्ठियां अब कम हो रही है, वो बहुत चिंताजनक बात है। जितना ज्यादा संभव हो सके उतना ज्यादा गोष्ठी, अभी तो माध्यम बदल गए हैं, कोविड के बाद बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन जितना संभव हो सके संगठनों का होना, गोष्ठियों का होना बहुत जरूरी है, संवाद बहुत जरूरी है। ये मेरा मानना है। अ, मनोज जी, ये संभावना के सवाल में एक और सवाल ये छिपा हुआ था जो खास तौर पर छोटे शहरों से संबद्ध था। हाँ, चूंकि आपका संबंध भी, अभी तो आप नागपुर में रहते हैं जो एक कॉस्मोपॉलिटन होता हुआ शहर है, या आप कह भी सकते हैं कि वो एक महानगर है, लेकिन आपने अपना शुरुआती वक्त दुर्ग जैसे एक हाँ। छोटे शहर में बिताया है। तो संभावना का ये पूछना था कि छोटे शहरों में कैसे काम किया जाए, एक सवाल उनका ये भी था। जी। मैं छोटे शहर की ही बात कर रहा हूँ। महानगर में तो उस तरह से गोष्ठियां है ही नहीं। महानगर में गोष्ठियां नहीं होती, महानगर में तो बकायदा बड़े आयोजन होते हैं। जो संगठन है छोटे शहरों में, वो अपने सीमित साधनों से, अपने सीमित संसाधनों से छोटी मोटी अपनी तैयारी करके 5, 10, 20, 15, 20 लोग जुड़ करके जो बातचीत करते हैं, तो उनको मेरा जो तजुर्बा है कि मैंने कैसे देखा है, अगर आप मुझसे ये सलाह चाहते हैं कि उसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, तो सबसे पहली सलाह तो मेरी ये है कि भले 5 या 10 लोग मिलकर के बैठे, हर महीने कम से कम 10 लोगों की तो एक गोष्ठी होनी चाहिए, और हर महीने किसी एक किताब पर बात होनी चाहिए। वो किताब आप 10 जो गोष्ठी में आने वाले सदस्य हैं उनको पढ़ने के लिए दो। 10 लोग मिलकर के एक किताब खरीदो, और 10 लोगों में उसको सर्कुलेट करो, सबने पढ़ ली, उसके बाद फिर आखिरी में महीने के अंत में उसके ऊपर बातचीत करो। फिर अगर संभव हो तो उस लेखक के बारे में अगर किसी ने कोई बात पहले से लिखी हो या कही हो, तो गोष्ठी के दौरान पहले उसका वक्तव्य दिया जाए, उसके बाद फिर बाकी लोग अपनी राय व्यक्त करें। तो यहाँ से एक सिलसिला शुरू होता है, कम से कम एक किताब पे हर महीने बात करने का, और उस बहाने आपको हर महीने जोड़ने का। तो ये जो जुड़ाव है, अच्छा फिर किताब का कोई एक वो नहीं होता कि आप क्या किताब तय करेंगे। उसमें बहुत सारी चीजें होती है। आप लिटरेचर में तो बहुत सारी चीजें, आप कहानी चुन सकते हैं, कविता चुन सकते हैं, निबंध चुन सकते हैं, फिर वैचारिक निबंध भी चुन सकते हैं। तो हर महीने अपना टेस्ट भी बदलते रहना जरूरी है, और हर महीने अलग अलग विधा पे बातचीत करना भी जरूरी है।
तो ये अगर इतने 10 लोगों के बीच में भी अगर ये होता रहे, तो भी उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जो खास तौर से मैं जब 16 साल की उम्र का था, 16, 17, 18 साल की उम्र का था, तब उन गोष्ठियों में जाता था। तो मेरा दिमाग तो बिल्कुल ब्लैंक था। लेकिन उन गोष्ठियों में जो बातचीत होती थी, वो कहीं न कहीं मेरे अवचेतन में दर्ज होती रहती थी। आज हम अगर अपनी अच्छी उम्र बिता चुके हैं और नए लोगों को अगर नहीं जोड़ रहे हैं, तो हम बड़ी मतलब एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक रचनाकार होना और एक रचनात्मक माहौल को खड़ा करने वाला होना, उसमें बहुत फ़र्क है। रचनाकार की एक ज़िम्मेदारी ये भी है कि अपनी रचना कर्म को करते हुए साथ ही साथ वो एक रचनात्मक माहौल बनाने की भी अपनी कोशिश करे। 2 लोगों को 4 लोगों को जोड़ने की कोशिश करे। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तेज़ी से दूसरे सारे माध्यमों में बदलाव आए हैं, तो दूसरी तरफ जो लोगों का ध्यान जा रहा है, साहित्य से हट करके दूसरे इतने सारे मतलब अब सोशल माध्यम पर या मोबाइल पर या व्हाट्सएप पर इतने सारे बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रारूप है जिसमें पढ़ने वाले का कोई वो महत्व नहीं रह गया। तो एक पाठक फिर से तैयार करना, फिर से पढ़ने लिखने की दुनिया बनाना, फिर से उसका माहौल बनाना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है आज के समय में। जी।